अपना जो थीम लाइन थी वो मुझे दी कि ए डॉक्टर गिव लाइफ टू पेशेंट विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन बट ए लाइफ टू मेडिसिन गिवन बाय यस और यू। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है देवेंद्र प्रताप सिंह। आई एम अ ड्रग्स इंस्पेक्टर एंड मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर गाजियाबाद जोन में। मैं नॉर्थ जोन में पोस्टेड हूँ। मैंने जैसा आपसे वादा किया था कि मैं एक वीडियो दोबारा से लेके आऊँगा इंटरव्यू सीरीज का अपना, जिसके अंदर मैं अपने अजीज मित्र जो पुष्पराज ठाकुर जी हैं, जो इस वक्त अहमदाबाद जोन में पोस्टिंग है, जो पहले मेरे साथ हेडक्वार्टर में काम करते थे। और लकीली आज एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हुई है कि मेरा और एक परम मित्र राकेश और साथ में, जो पहले बद्दी जोन में पोस्टेड था, जो बद्दी का जोन संभाल रहा था हमारा, और इस टाइम उसकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में है और हमें हेडक्वार्टर से लात मार के निकाल दिया है दोनों को। अब ये भाई हमारा हेडक्वार्टर संभाल रहा है। तो ये बहुत ही मिस्चीवियस है कि मुझे भी पर्टिकुलरली आइडिया नहीं था कि राकेश भी आज हम मेरे साथ मिल लेगा। मुझे यही आइडिया था कि पुष्पराज आज आने वाला है और मेरी उससे मुलाकात फिक्स थी, लेकिन लकीली पुष्पराज राकेश को अपने साथ लेके आ गया है। तो ये आपके लिए डबल बोनस है कि आपको दो दो लोगों का एक्सपर्टीज मिलने वाला है। ये वीडियो में शायद ज़्यादा लंबा पोस्ट ना कर पाऊँ, दोनों के साथ मैं डिटेल्ड वीडियो बाद में भी आगे करूँगा, लेकिन अभी के लिए जितना आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे पाया, बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। तो अब ये माइक में देने वाला हूँ पुष्पराज जी को। तो पुष्पराज जी, आप बताइए अपने बारे में कि किस तरह से आप सीडीएसओ का हिस्सा बने, ड्रग्स इंस्पेक्टर आप कैसे बने। पब्लिक एक्चुअल में ये जानना चाहती है कि आप जब ग्रेजुएशन में थे, जब आपने फार्मेसी किस बिना पे चूज की थी। आपने फार्मेसी एज सोच के आए थे कि आपको फार्मेसी में आना है जब आप स्कूलिंग कर रहे थे, या आप जब फार्मेसी में आ गए आपने कैसे सोचा कि मुझे ड्रग्स इंस्पेक्टर बनना है? क्योंकि मुझे लगता है आपकी उम्र वही सेम उम्र है जिस उम्र में मैं हूँ, और हम एक सेम उम्र में रह के ड्रग्स इंस्पेक्टर बने हैं। तो आपने क्या पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि आपको ड्रग्स इंस्पेक्टर बनना है? तो अपना एक थोड़ा ब्रीफ बताइए हमारी ऑडियंस को, जो वो जानना चाहती है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपकी जर्नी कैसी थी, वो आप मेरी पब्लिक के साथ आप शेयर कीजिए। तो ये माइक में देना चाहूँगा पुष्पराज जी को। थैंक यू वेरी मच मिस्टर देवेंद्र। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम पुष्पराज ठाकुर है। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। बात हम सीधी मुद्दे पे आते हैं। जर्नी ऐसे रही क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ, वहाँ थोड़ा सा रिसोर्सेज का अभाव रहता है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा पहुँचती नहीं है। जिस टाइम ये हमने फार्मेसी की डिप्लोमा फार्मेसी में एडमिशन ली 2008 में, तो हमारे एक मित्र ने बताया कि डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद क्या आप एक मेडिकल शॉप खोल सकते हैं या आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे तो बस इतनी कर जानकारी थी कि माइंड में ये था, ज़्यादा रिसोर्सेज तो थे नहीं, ज़्यादा पढ़ाई करने का भी ऐसा मन में शौक नहीं था। शौक इन द सेंस कि रिसोर्सेज नहीं थे कि आगे क्या करना क्या नहीं करना, कितना खर्चा कैसे करेंगे, क्योंकि गांव से बाहर निकलना तो उसके लिए ओबियसली पैसा चाहिए आपके पास हायर स्टडी करने के लिए। तो हमने यही प्लान किया था कि डिप्लोमा फार्मेसी करके मेडिकल स्टोर खोल लेंगे अपना सा, अपना अच्छा खासा बिजनेस चलता रहेगा। तो हुआ क्या है, जैसे जैसे हमने फिर डिप्लोमा फार्मेसी में एडमिशन ली, तो वहाँ पे फार्मेसी में हमने अच्छी तरह से पढ़ाई की और मेरा दोस्त भी था वहाँ पे साथ में। तो हम दोनों ने वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ में वहाँ पे काम भी करना शुरू कर दिया, जैसे लेबर वर्क। वहाँ पे दिन में हम कॉलेज में जाते थे, पढ़ाई करते थे, और साथ साथ में वहाँ पे जो वहाँ आसपास के जैसे बिल्डर्स थे मकान बनाते थे, तो हम वहाँ पे लेंटर में पानी वहाँ पे कैरी करते थे। इस भाई की जर्नी से आप सीखिए कि हर कोई सोने चांदी की प्लेट के साथ पैदा नहीं होता है। इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक मुकाम हासिल करने के लिए। ये चीज़ें बोलने में बड़ा आसान लगती हैं कि हम कॉलेज करते बिल्कुल थे बिल्कुल। और शाम को या जैसा भी जो टाइम रहता था उसको इस तरीके से मॉड्यूलेट हाँ किया हुआ डेली। था कि हम अपना काम भी करते थे, जो भी हम अपना काम रोजगार हम अपना पैसा अर्जित करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी हम करते थे। साथ साथ रहते रहते इस भाई ने दोनों चीज़ों को किया है और आज वो इस मुकाम पे आपके साथ खड़ा हुआ है। तो आपको इस लर्निंग से, एक्सपीरियंस से आपको सीख लेनी है बिल्कुल कि बिल्कुल। कुछ भी जिंदगी में आसान नहीं होता है। बिल्कुल। तो जैसे भी टाइम मिलता था, हमारा दिन में कॉलेज चलता था 9 बजे से लेके 5 बजे तक। उसके बाद हम अपना कॉलेज का वर्क करके शाम को जैसे भी 1-2 घंटे का हमने डेली का शेड्यूल बनाया होता था कि डेली में इतना जो है टारगेट ये करना है, वहाँ पे जो फिजिकल काम है, जो लेबर वर्क है, साथ साथ में हमारा जो है वहाँ का रूम का खर्चा निकल जाए, या जो फीस है हमारी सेमेस्टर की वो निकल जाए। तो इस तरह की एक्टिविटी हम साथ में करते रहते थे। तो पढ़ाई में भी मन लगा रहा, तो हमने वहाँ पे दिल जान से पढ़ाई की। तो बाकायदा 2 सालों में हमने वहाँ पे हिमाचल में टॉप किया। तो उस तरह से ये स्ट्रगल रहा हमारा डिप्लोमा फार्मेसी का। तो उसके बाद वो फ्रेंड इंडस्ट्री चला गया, उसने इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। तो हमने देखा कि उस टाइम क्या है, डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद जो है इंडस्ट्री में बी फार्मा की काफ़ी वैल्यू थी, ग्रेजुएशन इन फार्मेसी वालों की। तो अच्छा खासा स्केल मिल जाता था। तो मन में ये आया कि चलो डिप्लोमा कर लिया है, हमारा जो है
मेरिट के बेसिस पे किसी ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर पड़ जाएगा तो वहाँ पे फ़ीस थोड़ी कम होती है, तो उसके बेसिस पे बी फार्मेसी कर लेते हैं वहाँ पे। तो जैसे हमारी काउंसलिंग हो तो बी फार्मेसी में हमारा नंबर तो नहीं पड़ा गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि उस टाइम कंपटीशन बहुत हो गया था। इवन हिमाचल में मैं टॉप पोजीशन पे था, उसके बावजूद भी नहीं मिला, मुझे सीट नहीं मिली गवर्नमेंट कॉलेज में। तो फिर मन में ये ठान ली कि चलो बी फार्मेसी तो करनी ही है, चाहे जैसे मर्जी करनी है। तो हमने उस प्लान बनाया कि चलो ठीक है, सरकार तो फंड देती है, सरकार की पॉलिसीज होती हैं, तो उस टाइम एजुकेशन लोन भी मिलता था। तो हमने क्या किया, घर वालों को मनाया कि हम एजुकेशन लोन ले लेते हैं, तो उसके बाद हम फर्दर पढ़ाई कैरी कर लेंगे। तो पढ़ाई करने के बाद क्या है, तुरंत जॉब करेंगे, उसके बाद उसको भी पे कर देंगे। तो उस तरीके से घर वाले मान गए। तो फिर हमने वहाँ जो लोकल बैंक्स हैं, पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच से एजुकेशन लोन उठा लिया। तो उससे क्या है, सारी फीस और जो बुक्स का खर्चा था वो सीधा डायरेक्टली निकल हमें गया। बैंक पे कर दी थी। बाकी जो फिजिकल एक्टिविटी, जो छोटा मोटा खर्चा है, वो हम खुद ही कर लेते थे वहाँ पे भी हम ये एक्टिविटी करते थे दिन रात, या कभी किसी कहीं छोटा मोटा काम मिल जाता था तो ये चीज़ें हम करते थे। और बी फार्मा में भी हमने अच्छी तरीके से पढ़ाई की। बी फार्मा कंप्लीट होने के बाद हमने जो है तुरंत इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। इंडस्ट्री में तो उतने ज़्यादा, जब तक हम बी फार्मा हमारी कंप्लीट हुई 2011 में, तो उस टाइम क्या हुआ कि थोड़ा सा सैचुरेशन आ चुका था इंडस्ट्री में। तो जॉब मिलना इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि 4 साल का गैप था। 4 साल पहले जो स्कोप थे वो नहीं रहे, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा हो गए थे फार्मा ग्रेजुएट। तो हुआ क्या है, फिर हम इंडस्ट्री की तरफ गए। जैसे बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया था हमारा वहाँ नियर बाई, तो वहाँ पे सर्च करना किया, जॉब सर्च की। तो शुरू शुरू में नहीं मिली, तो थोड़ा और स्ट्रगल किया। हमने कहा चलो ठीक है, अब हमारी किस्मत में लिखा है कि भाई हार्ड वर्क करके ही मिलेगा। तो फिर गए। तो स्टार्टिंग हमारी 5,000 से रही हैं। जो हमने जो पहले इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, वहाँ पे एक आयुर्वेदिक कंपनी थी, वहाँ पे हमें 5,500 के 5 या 5,500 के आसपास मिलता था। तो हमने कहा चलो ठीक है, इससे हम थोड़ा सा खर्चा पर्चा निकाल लेंगे और 2-2,500 रुपये वहाँ हमारी जो लोन की किस्त भी निकल जाएगी। तो उस तरह से हमने वहाँ 5-6 महीने काम किया, और साथ साथ में हम इंटरव्यू देते रहे बाकी कंपनीज़ में। तो फिर उसके बाद एक दूसरी कंपनी शिफ्ट कर ली हमने 6 महीने बाद, तो वहाँ पे 7,500 रुपये सैलरी मिली। तो उसके बाद फिर वहाँ हमने कंटिन्यूसली लगभग 2-2.5 साल काम किया, और 2-2.5 साल काम करने के साथ साथ में वहाँ पे हम अपनी जो फर्दर स्टडी भी करते रहे कि चलो अब हम यहाँ पहुँच गए, अब कमा भी रहे हैं, तो धीरे धीरे देखते हैं थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब, जो गवर्नमेंट टेस्ट आ रहे हैं उसमें क्या है, तो स्टडी से टच रहे हैं। तो ये थी थोड़ी सी एक बेसिक जर्नी। तो उसके बाद 2014 में फिर हिमाचल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हुए, तो वो भी हमने फिल किया था। तो वो उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया था हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। तो 2014 में हमने इंडस्ट्री छोड़ के फिर हमने हिमाचल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एज ए फार्मासिस्ट की जॉब वहाँ पे ज्वाइन कर ली। तो लर्निंग और टीचिंग का तो शौक़ था ही पहले से। फिर हमने वहाँ हॉस्पिटल, क्या है, हॉस्पिटल में ज़्यादा काम तो नहीं रहता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हिमाचल के जो गाँव में, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, मरीज़ भी बहुत कम होते हैं, तो आपके पास बहुत सारा टाइम मिल जाता है कुछ करने के लिए। तो हम वहाँ पे दिन में जैसे पेशेंट भी आते थे, साथ में अपनी स्टडी भी करते थे। तो उसके साथ साथ में हमने शाम को वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते भी थे। वहाँ पे ट्यूशन सेंटर चलाया था मैंने, कोचिंग सेंटर चलाया था वहाँ पे। मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ाता था वहाँ पे, +1 और +2 के बच्चों को। तो मेरे पास ऐसे अराउंड 20 से 25 बच्चे आते थे डेली पढ़ने शाम को। तो 2 साल मैंने ये काम वहाँ पे किया। तो उसी बीच में यहाँ यूपीएससी से ये नोटिफिकेशन आ गई सेंट्रल डीआई की। तो हमने कहा चलो अब इसको भी भर देते हैं, देखते हैं, यहाँ पे भी लक आजमाते हैं अपना। आजमा लेते हैं। हाँ, तो उसके साथ साथ में तो फिर वो प्रिपरेशन हमने। ये बंदा बोल लग रहा है, लेकिन आप इसके पीछे की मेहनत देख रहे हो। ये वहाँ जॉब कर रहा है फार्मासिस्ट की, 20-25 लोगों को कोचिंग दे रहा है, पढ़ा रहा है। आप बंदा लक लक बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये इसकी मेहनत है। लक भी सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ देता है जो एक्चुअल में मेहनत करते हैं। तो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना है। हाँ, ये बात सही है आपकी कि लक उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। अगर आप जब मेहनत की नहीं है तो फिर आप एग्ज़ाम में कैसे करोगे, क्वालिफाई नहीं होगा, तो आपको सक्सेस बिल्कुल। मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, डिफिकल्ट रहता है। फिर नोटिफिकेशन के बाद हाँ, नोटिफिकेशन आया तो हमने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया। फिल करने के साथ साथ में हमने बेसिक सी तैयारी की। 1-2 बुक्स जो फार्मा से रिलेटेड, फार्माकोलॉजी हैं या फार्माकोग्नोसी हैं, या जो डीएनसी एक्ट है, तो ये हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। कोई ऐसी हार्ड तैयारी तो नहीं की इसके लिए। जब आप हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की जॉब कर रहे थे, उस टाइम के दरमियान आपने फार्मेसी की जो पढ़ाई की थी आपने, क्या आप उस पढ़ाई के साथ रूटीनली उसको कर रहे थे, या वो आपने वहाँ बंद कर दी थी? नहीं, हॉस्पिटल में मैंने
जो अपनी फार्मेसी की पढ़ाई तो बेसिकली बंद ही कर दी थी। वहाँ मैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था वहाँ पे बेसिकली। हाँ, क्योंकि फार्मेसी फील्ड में एक दो फार्मासिस्ट के बाद ये डीआई का ही टेस्ट होता है, जो आपके लिए जैसे मानते हैं कि ये टॉप लेवल का एग्ज़ाम है। ये काइंड ऑफ यही है, ड्रीम जॉब है ये। ड्रीम जॉब है फार्मा वालों के लिए कि डीआई बन गए तो कुछ हो गया। क्योंकि इसकी पोस्टें बहुत कम आती थी, हिमाचल में भी आती थी लेकिन पोस्टें कम होती थी, तो वहाँ पे सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल होता था। तो इसीलिए ये हमारा लक भी रहा, हम ये भी मानते हैं कि लक है कि उस टाइम जो है नोटिफिकेशन यूपीएससी से आ गया। तो जो पहले की मेहनत की थी, पहले का जो पढ़ा था, थॉरोली रीडिंग की थी, जो हमने रातें काली की थी पहले की, वो काम आ गई लास्ट में। तो इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब आपके आप मुझे एक चीज और बताइए, मैं मुझसे काफी सारे लोग पूछते हैं, राकेश आप भी मुझे इस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। मुझसे जनरली कभी कोई पूछता है कि ये टॉपिक हमें किस चीज़ से पढ़ना है, मैं मोस्टली लोगों को सजेस्ट करता हूँ, जैसा कि मैंने किया था, मैं भी डिप्लोमा किया हूँ शुरू में, फिर बीफार्म किया। तो मैं कभी भी कोई टॉपिक पढ़ना होता था तो मैं कभी कोई पतली किताब नहीं पढ़ता था, जैसे मुर्गेश टाइप किताबें आती हैं या उस तरीके की बुक्स आती हैं, मैंने वो कभी पढ़ी नहीं। फार्माकोलॉजी पढ़नी है, मैं केडी त्रिपाठी पढ़ता था, लिपिन कॉट पढ़ता था, ठीक है। अगर ह्यूमन एनाटॉमी पढ़नी है, मैं रॉसन विल्सन टाइप की बुक्स पढ़ता था। मेरी शुरू से पढ़ाई करने की स्ट्रैटेजी ऐसी रही, और ऐसा नहीं कि मैं शुरू से ऐसा था, मेरी संगत ऐसी रही कि वो लोग इस बुक्स ऐसी किताबों से पढ़ते थे। एक्चुअली दिल्ली जो डिप्सार है हमारा, ये आगे और भी बताएंगे आपको इस बारे में। तो डिप्सार एक ऐसा, वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बताने की आपको नेक्स्ट कोशिश वीडियो में करेंगे, आपको थोड़ा सा बताएंगे। मोटिवेशन देंगे कि कैसे कैसे डिप्सार आपको। डिप्सार और नाइपर बीएचयू ये यहाँ का मतलब सराउंडिंग ही ऐसी है कि आप छोटी किताब पढ़ नहीं सकते, वहाँ पर आप ना भी पढ़ोगे आपके साथ वाला आपको पढ़ा देगा। तो मेरा ये ऐसा है, तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि हमेशा रेफरेंस बुक से आप कोशिश कीजिए, मेन टॉपिक। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जो मेरा मानना है, तो इसमें टेक्स्ट बुक पे ही जाना बेहतर रहेगा। बिकॉज जो हमारा इस चीज़ के लिए सिलेबस रहता है वो वी फार्मा लेवल का ही रहता है। तो वी फार्मा में जो हमने जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो भी जिस भी राइटर की हम फॉलो कर रहे हैं, अगर बेहतर है उसी को जाने। बिकॉज थोड़ा लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम रहेगा, तो उसमें वो अपने आप को अंडरस्टूड करना एक सबसे बड़ा मेन काम है। अगर हमने खुद अंडरस्टूड कर लिया तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। और बाकी बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बहुत जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट जिसके क्लियर है वो इसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ पुष्पराज जी, आप बताइए अब आगे। तो अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो उस टाइम मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा था साथ में। तो ये वाला एग्ज़ाम तो एक बीच में से नोटिफिकेशन आ गया, तो फिर इसके लिए पढ़ना शुरू किया। एक दो महीने की बात है, एक दो महीने के लिए हमने पढ़ना शुरू किया। इससे पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है कि क्या क्या वो नोटिफिकेशन में आया है। वो मे बी अभी शायद नहीं आया होगा, यूपीएससी की वेबसाइट पे वो पब्लिश होता है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो आपको वही टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें, उससे आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है। तो उसके लिए आप बुक्स बेसिक बी फार्मा की बुक्स रेफ़र कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में आप जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ हैं वो भी पढ़ सकते हैं अपना रिवीजन करने के लिए। काफ़ी सारी हैं, जैसे जी पैट की बुक्स हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। तो ये बेसिक नीड है आपके लिए अगर इस तरह की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो। तो आप लगभग आइडिया दीजिए हमारी ऑडियंस को, कितना घंटे आप पढ़ाई किया करते थे? मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इतना घंटा में पढ़ना चाहिए। आप जॉब कर रहे थे, जब नोटिफिकेशन आया तो जॉब के साथ साथ आप क्या टाइम लगाते थे, कि आप दिन में कितना घंटा लगभग निकालते थे अलग से पढ़ने के लिए? इसके लिए अलग से तो ज़्यादा कुछ टाइम तो मैं नहीं निकालता था, क्योंकि जो जीके हैं, कंप्यूटर का जो क्वेश्चन रहते हैं, या जो इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं, या कोई और सामान्य ज्ञान रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो तो मैं ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहा था, तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं हुई। तो जो फार्मेसी के क्वेश्चन थे, फार्मेसी का सिलेबस था, उसके पढ़ने के लिए मैं दिन में 1 से 2 घंटे निकाल लेता था डेली। पर ये है कि आपके पास कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा कल छोड़ दी, 4 दिन बाद छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके पास। हाँ, तो ये एक रहता चीज़ और पूछना चाहूँगा, लोगों को सब्जेक्ट्स के बारे में तो काफ़ी नॉलेज रहती है, है। हाँ। और लोग सारे पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस से भी जो पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहती है। लोगों का डाउट बेसिकली क्या रहता है कि जीके में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमारे इंग्लिश कंप्यूटर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और वो उनको अगर उसके लिए तैयार करना है, कुछ मैटर तैयार करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो किस रेफरेंस से या किस सोर्स से वो तैयारी करें, इस बारे में आप अपनी इन्फॉर्मेशन ज़रा शेयर कीजिए। आप तो एक्चुअली हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे थे, तो आपका जो जीके और उन सब चीज़ों को पढ़ने का दायरा होगा वो बहुत ब्रॉड होगा। हाँ। तो मेरे ख्याल से जो ड्रग्स इंस्पेक्टर के एग्जाम में जीके आया होगा नहीं वो आपको नहीं, बहुत आसान और टुच्चा लगा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज वहाँ मैंने भी सबको बोला है कि आपको इतना वरी नहीं होना है, नहीं बहुत नहीं, बेसिक जीके आती है। लेकिन आप एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि उनको अगर जीके पढ़नी है तो वो कहाँ से पढ़ें और वो उनका वो कवर अप कर ले।
जीके के लिए देखो, अगर डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, तो थोड़ा सा वो भी आ सकता है उसमें से। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी रहते हैं, बर्निंग इश्यूज़ क्या हैं। अगर आप कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एक आधी कोई मैगजीन उठा लो, 6 मंथ का आप जीके उसमें से पढ़ सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा डीप नहीं उसमें स्टडी करनी है। तो अगर कंप्यूटर एजुकेशन की बात करें, जो कंप्यूटर का जो सिलेबस रहता है उसके लिए एनसीईआरटी की बुक्स बस आती है, बस हाँ, वो वो काफी है, सफिशेंट है मोर उसमें। देन इनफ। हाँ, उसमें बेसिक रहता है उसमें, ऐसा नहीं कोई रॉकेट कंप्यूटर साइंस नहीं इंग्लिश आता इज उसमें। आई हैव हाँ, ऑलरेडी सजेस्टेड हाँ, दैट कि बेसिक बेसिक। कंप्यूटर और आपको इंग्लिश के लिए एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लिए, दीज बुक्स आर मोर देन हाँ, मोर इनफ। देन सफिशिएंट, इवन हाँ वो। यूपीएससी एस्पिरेंट्स आर स्टडिंग दीज बुक्स फॉर देयर बेसिक बिल्कुल, बिल्कुल। इंफॉर्मेशन। एनसीईआरटी की बुक मोर देन इनफ है। अ, तो ये आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बातें हो गई कि आप इस तरह से पढ़ाई किया करते थे। अब हुँ, एक्चुअली लोगों को ये, और सबसे बड़ा वो है कि यूट्यूब पर जितने भी चैनल्स हैं या जितने भी लोग लोगों को गाइड करने की कोशिश करते हैं, जो एक सबसे बड़ा जो इसमें फ्लॉ है तो यूट्यूब पर काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो आपको गाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या क्या है चीज़ें हैं। लेकिन एक्चुअल में उनको एक जो चीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा कमी है, इंटरव्यू कैसा होता है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो मैं सबका नहीं कहूँगा, ना मुझे ओवरव्यू चाहिए हुँ, हुँ, कि हुँ। कैसे इंटरव्यू के ऊपर क्वेश्चन किए जाते हैं। आप अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हमें शेयर कीजिए पब्लिक के साथ कि आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपने कैसे उनको हैंडल किया, और जो हाँ, हाँ। पैनल रहता है वहाँ पर कितने लोग रहते रहे हैं वहाँ पर पैनल में, और आपका इंटरव्यू का डिटेल्ड एक्सपीरियंस क्या था यूपीएससी का, क्योंकि आपका शायद पहला यूपीएससी का इंटरव्यू था। तो आप अपने इंटरव्यू का पूरा एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कीजिए कि क्वेश्चंस कैसे रहे आपके और आपने उन्हें कैसे हैंडल करके क्या आंसर दिया। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो इस इंटरव्यू के पार्ट में मैं कवर करना चाहता हूँ। हुँ, तो वो हुँ। आप पब्लिक के साथ शेयर कीजिए हमारी। हाँ, अगर रही बात इंटरव्यू की, जैसे तो इंटरव्यू के लिए आपको नॉलेज तो होना चाहिए थॉरोली। आप प्रिपरेशन जब कर रहे हैं तो आपको बेसिक टॉपिक्स का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अ, मेरी बात रही तो मैं पहले भी 1-2 इंटरव्यू फेस कर चुका था, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरव्यू, वो थोड़े से डिफरेंट रहते हैं उसमें। तो यूपीएससी का मेरा ये पहला इंटरव्यू था यहाँ पे। तो हमारे पैनल में मेरे ख्याल से 4 लोग बैठे थे पैनल में, तो उसमें से डिफरेंट डिफरेंट थे। जो एक टेक्निकल स्पेसिफिक है, जो आपकी फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड था, और दूसरा वहाँ पे जो जीके का नॉलेज देखेगा, और एक अलग रहते हैं वो आपके बिहेवियर वगैरह देखते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, वो आपकी एक्टिविटी देखते हैं, देखते नहीं, जस्ट जज करते हैं वो कि क्या है। तो क्वेश्चन तो हमारे से ऐसे, क्योंकि जैसे मैंने बताया उस टाइम मैं फार्मासिस्ट की जॉब कर रहा था, तो मुझसे जो क्वेश्चन जो है वो मेरी फील्ड से पूछे उन्होंने कि फार्मा में आप क्या करते हैं, आप हॉस्पिटल में कैसे जो प्रोग्राम्स हैं नेशनल लेवल पे, टीबी प्रोग्राम्स हैं या पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं, उन पे सवाल उन्होंने पूछे थे कि आप उसको कैसे कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उनकी जो मॉनिटरिंग करते हैं, कैसे रिपोर्टिंग करते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन थे। और इंडस्ट्री से रिलेटेड तो जैसे जिस इंडस्ट्री में आपने काम किया है या अभी आप क्या कर रहे हैं, किस प्रोफाइल में हैं, तो उससे रिलेटेड पूछेंगे क्वेश्चन, उस जनरली उससे ही पूछते हैं। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे अब मैं प्रिंटर में काम किया था, इंजेक्टेबल में काम किया था, तो मेरे से इंजेक्टेबल के प्रोसेस पूछे थे। कि फिर फार्माकोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस थे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, इतने ज़्यादा तो नहीं थे। फिर भी अच्छा था, डिस्कशन अच्छा था। अराउंड 30 मिनट्स का टाइम लिया था टोटल टाइम हमारा इंटरव्यू का। तो 30 मिनट के बाद कोई जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे वहाँ पूछे गए, या कोई एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन, कोई एक्सटेम्पोर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया? नहीं, जीके का तो इस तरह का कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने क्या है ये टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछे थे। हाँ, वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछ के जो आंसर दिए थे उनसे ही प्रभावित हो गए थे, तो इसीलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ और पूछा नहीं। एक्चुअली वो क्योंकि जब आप कैंडिडेट वहाँ इंटरव्यू के लिए जाता है तो बंदे को ये देखते हैं कि एक्चुअल में प्रेजेंटली क्या कर रहा है। अगर आपके आपके तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने कहीं पे भी उस चीज़ में आपने जो रिज्यूमे भरा है वहाँ पर जो भरने के लिए देते हैं फॉर्मेट, अगर वो कहीं पे भी ये डिपिक्ट करता है कि आप किसी ऐसी चीज़ से एसोसिएटेड है जिसमें आप जीके की बहुत डेप्थ में नॉलेज पढ़ाई कर रहे हैं, या आप सोशल सर्विसेज की या इस तरीके की पढ़ाई को आप कर रहे हैं, तो आपसे डेफिनेटली वैसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। क्योंकि अगर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होगा वही आपसे पूछा जाता है। जैसे मैं वहाँ पर असिस्टेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर था, तो मेरे से यही सवाल पूछे गए, आप तो पहले से ही वहाँ इंस्पेक्टर हैं, तो आप वहाँ क्या नया करने वाले हैं और आप करते क्या हैं? अगर आप अभी असिस्टेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं तो आप करते क्या हैं वहाँ पर? करते क्या तो है, उनकी रुचि इस चीज़ में ज़्यादा रहती है कि आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं और उस काम को आप कैसे कर रहे हैं और कैसे कर आपका रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे चलाता है। चलाते हैं कि मेरे 2 हाँ। एक्सपीरियंस थे तो मुझसे दोनों के बारे में पूछा गया। इनका हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस था, तो हॉस्पिटल के रिलेटेड पॉलिसीज़ जो हो गई, वो कैसे इम्प्लीमेंट करते थे, वो सारे प्रोसीजरल एक्सपेक्ट हो गए उसके, कैसे वो कंडक्ट किया करते थे, कैसे मॉनिटरिंग,
इवैल्यूएशन, वो सारी चीजों की डिटेल, और ये सारे देखते सवाल। हैं कि वो क्या जो एक्टिविटी करता है क्या उसमें से सच सच में उससे अवेयर है या बिल्कुल। नहीं है, वो आपको, क्या वो आप जो एक्टिव हाँ बता रहे हो एक्टिविटी कर रहे हो, सच में आपने वो हाँ की भी की है भी या है नहीं है? या कि क्योंकि ऐसे तो नहीं है, एग्जैक्टली हाँ वो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज वहाँ बात वो आती जो है। लोग बैठे हैं ना, मोस्टली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं और उनको सारी हाँ पॉलिसीज के बारे में डेप्थ में पता होता है। हम्म अगर ये बोल रहा है कि ये पॉलिसी होती है, इसको हम ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो आईएएस ऑफिसर वो जानता है कि ये क्या हाँ पॉलिसी कैसे है। हैं, तो वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि ये जो बंदा यहाँ इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के लिए करने वाला है, हाँ क्या वो कर सकता ये है कर उसको, पाएगा या नहीं कर नहीं कर पाएगा। पाएगा। क्योंकि अगर इसने हॉस्पिटल लेवल पर कोई एक पॉलिसी अगर वो कर रहा था, इसको अगर उसको ही करने की नॉलेज नहीं है, तो हम्म ये जो इतना बड़ा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट से रिलेटेड इतना बड़ा काम है, जो क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी जो दवाइयों की, मेडिकल डिवाइसेस की, इन सब की मेंटेन करनी है, वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। वो इसी चीज को जज करते हैं कि इस बंदे के अंदर वो कैपेबिलिटीज है या नहीं है। तो ये एक्चुअली पुष्पराज जी का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। इससे आपको ब्रीफ एक आइडिया लगा होगा कि इंटरव्यू में क्या तरीके के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। तो मैं अब राकेश जी से पूछना चाहूँगा कि तैयारी करते टाइम उनका क्या एक्सपीरियंस था, तैयारी करने के लिए उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, कॉलेज के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ बता दीजिए। बाद में हम बहुत बड़ा डिटेल्ड वीडियो बना लेंगे जब राकेश जी हमें एक डेडिकेटेड टाइम देंगे। अभी भी उन्होंने हमें बड़ी मुश्किल से टाइम दिया, उनको निकलना है कहीं बहुत ज़रूरी काम से। तो अभी थोड़ा एक ब्रीफ हमारी ऑडियंस को आप डिटेल ये कर दीजिए कि तैयारी किस तरह से की जाए, क्या बुक्स तरीके से पढ़ी जाए, आपने अपनी तैयारी कैसे किया था, और बेसिकली इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्योंकि मेरे से एक दो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब सिचुएशन बेस्ड मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपसे इस तरीके का कोई अलग से क्वेश्चंस पूछा गया था कि जो हमारे सब्जेक्ट और पढ़ाई से हटके हो, कुछ ऐसा, कुछ नया, मतलब जो आपकी एक्सपीरियंस थी आपके इंटरव्यू की, वो आप प्लीज आप शेयर कीजिए। लीजिए राकेश जी। थैंक यू दविंदर जी, आपने ये अपने चैनल के माध्यम से मुझे मौका दिया। और मैं बता दूं, अपने जितने भी हमारे दर्शक हैं और जितने हमारे दोस्त हमसे जुड़ रहे हैं और जो जुड़ेंगे, तो मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा से बिलोंग करता हूं। और मेरी जो जर्नी रही है वो शायद देवेंद्र जी आप भी नहीं जानते, बिकॉज आज मैं आपके चैनल के माध्यम से शायद आपको भी बता दूं। मैं इस चैनल के माध्यम से ही आप सभी के बारे में जान रहा हूँ। ये देखो, तीन ड्रग्स इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर का इंटरव्यू मेरे चैनल पे ये पब्लिश होने वाला है। ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं दो अपने साथ के बहुत खास मेरे दिल के कलीग हैं ये मेरे, जिनको मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। मुझे इनके लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे साले के बारे में ये नहीं पता था, ये साला मजदूरी भी किया अपने कॉलेज के टाइम पे। ये मतलब ये वो चीज़ है जो मैं अब जान रहा हूँ। इस साले के लिए दिल में और रिस्पेक्ट बढ़ गई भाई। मैं गोल्डन सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ था, मेरा बाप पुलिस में था, मेरे को कभी कोई पैसे की कमी नहीं रही है। मैं बहुत मतलब अय्याशी वाली जिंदगी जिया हूँ। बट इन लोगों को देख के ना सच में बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ, कि लोग कितनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो आज अब मैं राकेश के बारे में तो भी मैं बहुत चीजें जानने वाला हूँ। मुझे भी यही लगता था कि कभी हमारा जो वो था वो कभी हमने शेयर नहीं किया। हमारा जो लाइफ का उतार चढ़ाव थे वो कभी शेयर नहीं किए, बिकॉज हर किसी की लाइफ जो वो स्ट्रेट नहीं चलती है, ट्विस्ट बहुत आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जब मैं 2 साल का था तो मेरे फादर साहब गुजर गए। तो उस टाइम पे फादर साहब का चला जाना मतलब एक साया उठ जाता है। ठीक है। तो मेरी माता जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जो मेरा यंगर ब्रदर है वो उस टाइम मेरी मदर की डिलीवरी होनी थी, तो 7 मंथ का था वो उस टाइम पे। और मेरे पापा जी के एक्सपायर होने के बाद ही उसका बर्थ हुआ। तो सारा जिम्मा मेरे मदर के ऊपर था, और मदर मेरे हाउसवाइफ थे। तो अब ये था कि एक फादर का साया किसी के सिर से उठ जाना, और बहुत सारे आपको पता सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, उसके बाद कोई किसी का साथ नहीं देता है। तो फिर भी मेरी जो मदर थे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और उनको पापा की जो नौकरी थी वो मिली थी। और मेरे मदर, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि जब मैं ये चीज़ें बोलता हूँ तो बहुत प्राउड फील होता है मुझे। एक पीएन की पोस्ट पे पहले डेली बेसिस पे लगे वो, और फिर वो एक पीएन थे, क्योंकि उन्होंने जो भी सेवा करी, जो भी काम किया, दिल से किया, और उसका फ्रूट आज मतलब फैमिली में देख रहा हूँ। तो मैं भी अपने बच्चों को यही संस्कार दूंगा आगे से, कि तुम अपना बेस्ट दो, और तुम्हें और पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा यही था कि 10th तक की जो स्कूलिंग थी मेरी, वो मदर के स्कूल में ही हुई है मेरी, जो कि मैंने चंबा के भरमौर में ही करी है। तो मदर के स्कूल में हुई थी। तो उसके बाद मुझे 11th में मेरी माताजी ने
यही सोच के कि अपने बेटे को मैं मेडिकल और नॉन मेडिकल की स्टडी करवा के कुछ अच्छे उस पे डॉक्टर या इंजीनियर देखना चाहती हूँ। तो हमने बस वही डिसाइड किया कि हमारी माताजी ने पूरी ज़िंदगी हमें दे दी है, तो क्यों ना हम अपनी माताजी के लिए कुछ करें। तो एक्चुअल में जब मेरा 12th हुआ, तो उसके बाद मैं 3 साल का ड्रॉपर हूँ। और मेरे को ये बोलते हुए बहुत अजीब लगता है कि मैंने 3 साल बहुत मेहनत करी और बहुत पैसा बहाया। जो मेरे माताजी ने जो भी जितना भी कमाया था, वो जीपीएफ से हो या अपना जो किसानी करते थे उससे हो, मतलब सब कुछ ख़त्म कर दिया मैंने। और एक टाइम ऐसा आया कि मतलब अपने पास कुछ भी नहीं बचा था। तो मुझे बहुत, मतलब वो दिन याद है अभी भी कि मेरी माताजी ने सब खत्म कर दिया था, अपना जीपीएफ निकाल निकाल के सारा खत्म कर दिया था मेरे कोचिंग सेंटर में। तो फर्स्ट ईयर में मुझे बीडीएस मिला। तो शायद मैंने बीडीएस इसलिए नहीं लिया बिकॉज मेरा फर्स्ट ईयर था। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि ओनली देर आर 32 टीथ्स, 32 दांतों की डॉक्टरी मुझे नहीं करनी है, और करनी है तो पूरी ह्यूमन पूरे बॉडी की करनी है। तो मतलब मेरा मोटिव रहता था, एक जो मोटो रहता था ना। और डॉक्टर बनने के लिए भी मेरा मोटो जो था, तो मैं सिर्फ एक मोटिव लेके चलता था कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना है, मुझे मास्टर क्यों नहीं बनना, मुझे वो क्यों नहीं बनना है, तो डॉक्टर बनना है मुझे। तो मेरा एक थीम रहता था डॉक्टर के पीछे कि अगर एक डॉक्टर राष्ट्रपति को लिख दे कि वो पागल है, ठीक है, तो उसको कोई एक लेमैन जो है वो डिस्प्रूव नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो मेरे मन में वही ख्यालात थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, बस कुछ भी हो जाए। तो मुझे 16 से लेकिन 18 आवर भी मैंने स्टडी करी है, 18 घंटे भी स्टडी करी है। और अभी मैं आप लोगों को बताऊं तो वो मेरी माताजी ने मेरे जो गद्दे हैं, जो मेरे पिल्लो हैं, जो मेरी बेड शीट्स हैं, वो सारी संभाल के रखी हुई है, जहाँ पे मैं पढ़ के पढ़ा करता था। तो आज मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को और मेरी वाइफ को वो मेरे मदर चीज़ें बताते हैं, तो मुझे बहुत उस चीज़ में वो प्राउड फील होता है। तो उसके बाद जब सेकेंड ईयर आया मेरा, तो सेकेंड ईयर में मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब मुझे प्राइवेट कॉलेज मिला बीडीएस में। तो इससे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज को रिफ्यूज़ कर चुका था बीडीएस के लिए। फिर मैंने 1 ईयर अगेन फिर थर्ड ईयर में जाने का सोचा कि मुझे करना है तो यही करना, अदरवाइज मुझे कुछ भी नहीं करना। और मेरी माताजी ने मुझे मजबूर नहीं किया, मेरी माताजी ने मुझे यही बोला कि बेटा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस तुम आगे चलो और मैं तुम्हारे सब साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर जो थर्ड ईयर था, तो थर्ड ईयर मैंने आकाश इंस्टीट्यूट से ड्रॉप किया था। तो इतने में मेरा अटेम्प्ट हो गया और 48 रैंक आ भी गया मेरा, एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट हो गया। बट वहाँ पे कहानी कुछ 2 महीने बाद कुछ चेंज हो गए, वो पेपर लीक हो चुका था। तो पेपर लीक होने के बाद मैं वहाँ से अपना डिसकंटिन्यू कर दिया हमें कि वो पेपर एग्ज़ाम दोबारा से होगा। वो हाई कोर्ट में गया, मामला हाई कोर्ट में गया। तो तब वहाँ से पता चला कि ये पेपर दोबारा से होगा। और उस टाइम पे बहुत लेट हो चुके थे, 5-6 महीने का गैप पड़ चुका था स्टडी से। तो फिर वो अगला एग्ज़ाम जब दिया तो उसमें मैं नहीं कर पाया, क्लियर नहीं कर पाया। तो उसके बाद मेरे मामा जी हैं, तो वो भी स्कूल एजुकेशन बोर्ड में है, हिमाचल एजुकेशन बोर्ड में थे। तो उन्होंने मुझे एक ही राय पूछी कि बेटा तुम अब ये बताओ तुम आगे क्या करोगे। तो मैंने वी फ्रैंकली बोल दिया कि देखो मामा जी, मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो जितनी मेरी बुक्स हैं मुझे ये ले जाके हरिद्वार जाना है और बस वहाँ बहा देनी है और कुछ नहीं करना। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था। फिर मेरे मामा जी ने मुझे एक ही चीज़ बोली कि देखो बेटा इतना फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ये बोलो आप आगे पढ़ना चाह रहे हो या कुछ आप बिजनेस में जाना चाहोगे। तो मुझे बिजनेस का तो एबीसी पता नहीं था, मुझे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई का पता था, बिकॉज मैं उस माहौल में ढल चुका था। मुझे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखता था, इवन कि मेरे फंक्शन, शादी, ये वो सब बंद था। और सभी रिश्तेदारों से मैंने कट ऑफ कर दिया था। और जब मेरे साथ ये धक्का हुआ तो शायद मेरे रिश्तेदार बहुत खुश थे कि वो कुछ नहीं कर पाया। और मेरे मदर से पूछते थे कि आपका बेटा क्या करता है, तो मेरे मदर भी नहीं बता पाते, बिकॉज आई हैव ओनली +2 दैट टाइम। बिल्कुल, बिकॉज वो मेरा सब जीरो हो चुका था, तो उस टाइम पे मैं +2 था। तो फिर ये करते 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 मेरे मेरे मामा जी ने मेरे को एक ही चीज़ बताई कि बेटा देखो, अभी आप अगर बीएससी में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो देखो आप कर नहीं पाओगे बीएससी, बिकॉज क्या है कि आपके फ्रेंड जो हैं वो इस टाइम एमएससी करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपने 3 साल बर्बाद कर दिए हैं। तो आपके कुलीग जो है वो एमएससी में एडमिशन लेंगे, तो आप बीएससी तो कर नहीं पाओगे, जहाँ तक मेरा दिल मानता है।
और कुछ प्रोफेशनल कर लीजिए, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर एनी एकेडमिक डिग्री इन दैट टाइम। ओनली जो पीएमटी था उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता था। बस एक बूथ सवार था पीएमटी, कि पीएमटी मुझे करना है, डॉक्टर बनना है, बिकॉज मेरी माँ का सपना जो ड्रीम था वो एक डॉक्टर था। तो मैंने वो पूरा अपना लगा दिया था, अपना पूरा 100% दिया था उसके लिए। तो फिर मामा जी ने मुझे बताया कि देखो एक बी फार्मा है, और इसमें क्या है कि तुम बी फार्मा करके कहीं अच्छे केमिस्ट या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाके बहुत अच्छा पैकेज ले पाओगे। वहाँ पे 10 लाख का, 20 लाख का, इतने ऐसे पैकेज मिलते हैं, तो आप उसके लिए ट्राई करो। फिर मैंने इसके लिए एनालिसिस किया 2-3 दिन। एक्चुअली मुझे बस दिखता वही था जो मैं सोचता था, बट फिर भी मैंने एनालिसिस करके सोचा कि अब मुझे कुछ मतलब दिख नहीं रहा है, तो अब मुझे कुछ करना चाहिए। क्योंकि एक सोसाइटी में तुम जब तक अपने आप को हाँ इम्प्रूव नहीं करोगे, तब तक उसका जीने का हक भी नहीं है। तो मैंने सब चीज़ों को पीछे छोड़ के मैंने सोचा कि अगर मेरी किस्मत में, बिकॉज हार्ड हार्ड वर्क तो मैंने पूरा लगा दिया। देखो कोई भी चीज़ है वो 2 टर्म से मिलती है आपको, हार्ड वर्क और आपका लक। तो मैंने हार्ड वर्क का 100 लगा दिया था, और रही किस्मत वो 20-25% वो रहती है, वो मेरा साथ नहीं दे पा रही थी। तो इस वजह से फिर मैंने बी फार्मा करने का डिसीजन लिया। और जब मैं बी फार्मा करने गया तो वहाँ पे भी मुझे उसका बेस लेना था। मुझे एक मोटो बनाना था। मुझे मोटो बनाना था मैं बी फार्मा क्यों कर रहा हूँ। और एक्चुअली हालांकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था वहाँ पे, और मैं स्टडी भी अपने आप में कर नहीं पा रहा था। बट मेरे कॉलेज में जब मेरे प्रोफेसर साहब थे नुसाद आलम, जो कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से टीचिंग करके अमृतसर में पढ़ाते थे हमें। तो फिर उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया कि ये लड़का अपना ब्रेक टाइम में भी अपने क्लासरूम में बैठा रहता है, और ये कभी किसी से कोई बातचीत नहीं करता है ज़्यादा। तो उन्होंने मेरे को बस वही एक पूछा कि बेटा तुम ऐसे उलझे हुए रहते हो और खोए खोए रहते हो, तो कैन आई नो अबाउट द कॉज बिहाइंड दैट। तो मैंने उनको बताया कि सर देखो, मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरे मदर इस पोस्ट पे हैं, और घर की जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर है, और मैंने बहुत अपनी जो फाइनेंशियल वो मेरा वो था वो बहुत वो कर दिया मैंने, बहुत लॉस हो गया मेरा। और मैंने इतना कोचिंग पे लगा के अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पे भी मैं जो कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरे मदर अब फीस भरने के काबिल भी ना हो। तो फिर उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बताई। उन्होंने अपना एक अपना जो थीम लाइन थी वो मुझे दी कि ए डॉक्टर गिव लाइफ टू पेशेंट विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, बट ए लाइफ टू मेडिसिन गिवन बाय यस और यू। बस ये चीज़ मुझे मतलब उस दिन बहुत स्ट्राइक कर गई, मतलब इतना स्ट्राइक कर गई कि डॉक्टर कुछ नहीं है। क्योंकि मैं मुझे मेरे पे जो भूत डॉक्टर का सवार था वो शायद उस दिन से वो भूत जो था वो उतर गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई डॉक्टर तभी तो इलाज करेगा जब हम कुछ उस मेडिकल डिवाइस बनाएंगे, अप्रूव करके भेजेंगे, या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे किसी चीज़ का, कुछ भी करेंगे, एनाथीसिया बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, तो ही डॉक्टर उसको ट्रीट कर सकता है। तो मे बी वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। वो टर्निंग पॉइंट मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, और मैंने उस दिन से इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया बी फॉर्म में। तो बी फॉर्म में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, इतने में 4 साल का पता नहीं चला मुझे। मुझे ऐसा लगा कि बस यूं 1 साल गुजरा हो, तो 4 साल का हो गया। फिर मुझे जब वहाँ पे पता चला कि ऐसे सन फार्मा, रैनबैक्सी, सिप्ला ऐसी ऐसी कंपनियाँ होती हैं, अगर इनमें हो जाए तो मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने 5 साल वहाँ पे काम भी किया, और वहाँ पे अच्छा सैलरी पैकेज अच्छा मिल गया, बिकॉज उस टाइम पे जो हमारे नियर बाई और सोसाइटी में जो इंडस्ट्री एरिया था उसमें जो मिलता था वो 4500 मिलता था। 4000 से 4500 मिलता था। बट व्हेन आई ज्वाइन आई थिंक 12500 मेरा पर मंथ था। तो मैं बहुत लकीली मतलब वो हो गया कि नहीं यहाँ आके मतलब अब शायद मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगा जी। फिर उसके बाद जब मैंने वहाँ का कल्चर देखा, अंदर जाके देखा कि यार हम तो ये सपने लेके आए थे, वो सपने लेके आए थे, तो वहाँ पे जो हमारे सीनियर लोग होते थे वो उनका वो गाली गलौज देखा मैंने।
फिर वो काम करने के तरीके देखे, फिर मुझे लगा कि यार मेरा यहाँ मैं नहीं सरवाइव कर पाऊंगा बिकॉज आपको यू नो ना कि आप सब इंडस्ट्री से हो, तो वो चमचागिरी बिल्कुल ये वो, तो वो अपने बस में नहीं था। हाँ, हम सिर्फ अपनी मेहनत में विश्वास रखते हैं, अपने काम में विश्वास रखते थे, तो बिल्कुल इसलिए वहाँ पे मैंने बस 1 ईयर की जॉब के बाद ही मैंने हाँ, डिसाइड किया कि अभी मेरे पास एक ही हथियार है मेरा, वो है मेरी स्टडी। मैं स्टडी से मात दे सकता हूँ। अगर मेरे को यहाँ से निकलना है तो एक अपनी स्टडी को अगर मैं जारी रखूँ तो कुछ और हासिल कर सकता हूँ। और मेरी जहन में एक बात थी कि मेरे को मेरे जो प्रोफेसर साहब से उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई थी कि जब तुम बी फार्मा करके जाओगे तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सुप्रीम जॉब दैट इज़ ड्रग इंस्पेक्टर। तो आप अगर ड्रग इंस्पेक्टर बनते हो, या उन्होंने डीटीएबी का मुझे एहसास करवाया कि डीटीएबी एक टेक्निकल ये एडवाइजरी बॉडी का एडवाइजरी बॉडी रहती है, तो वो डब्ल्यूएचओ को भी एडवाइजरी वो करती है। तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट वहाँ पे बढ़ा था मेरा। तो जब मैंने एक्चुअल में वही किया तो मुझे लगा कि आज अगर मैं इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और कुछ लोग सेटिस्फाइड हैं, कुछ नहीं हैं, तो हर किसी को तो वो सेटिस्फाई आप कर नहीं सकते हो। बिल्कुल और वहाँ पे लोग आपको हर तरह के अलग अलग लोग मिलेंगे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो वर्किंग आवर है 8 to 5, तो कुछ लोग 5 के बाद काम स्टार्ट करेंगे, वो 8 to 5 वो काम नहीं करेंगे। बट अपना ये होता था कि टाइमली काम करते थे हम, 8 से 5 बजे तक काम करना है, जो काम देना है वो करके देते थे। बट अपना वो जो ब्लड में नहीं था कि हाँ आफ्टर 5 o'clock रुकना है, फिर 10 बजे तक साहब लोगों के सामने वो उनकी चमचागिरी करनी है, ये करनी, वो मुझे मंजूर नहीं था और ना मेरे ब्लड में था वो चीज़। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ से निकलना है तो मुझे एक ही रास्ता, मेरी स्टडी। तो फिर मैंने दोबारा से ये कर लिया कि अगर इस कंपनी में आज मैं ये कर रहा हूँ तो यार एक मेरे लिए हथियार है कि मैं कोई अच्छी सी रेगुलेटरी में जाके और इन्हीं के ऑडिट करूँ, तो मेरे लिए वो मोमेंट जो होगा वो शायद जो मेरे प्रीवियस मोमेंट थे उनके आगे भी फीका पड़ जाएगा। बिल्कुल क्योंकि मैंने बहुत सारी मेहनत करी थी और बहुत सारे मैंने उतार चढ़ाव देखे थे लाइफ में, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। फिर जब शिफ्ट होता था मेरा तो उस टाइम मैं काम करता था और नाइट में मैं पढ़ता था। और ऐसे करके मैंने हिमाचल कमीशन में जो HPPSC है उसके भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। इसमें से मेरे 2 बार ड्रग इंस्पेक्टर क्वालिफाई हुआ और मैंने 2-3 एग्ज़ाम और दिए थे। मैं टोटल जो 7 से 8 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका था हिमाचल कमीशन में। और मैंने उसमें से 4 से 5 तक मैंने इंटरव्यू भी फेस किए हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा। तो फिर मैंने अपना जो वो था, वो टाइम था, वो स्टडी में देना शुरू कर दिया। दिन को मुझे ऑफिस में काम करता था और शाम को आके पढ़ता था, रात को भी आके पढ़ता था। जिस दिन मेरी नाइट कंपनी में हुआ करती थी, मैं दिन में आके पढ़ा करता था। और जिस दिन मैंने पहला दिन ज्वाइन किया था तो एक ये होप लेके आया था कि मैंने एक ऑफिसर के उस पर ज्वाइन किया है, बट वहाँ जाते ही मैंने मोपिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, तो 6 मंथ तक मैं एज ए ऑपरेटर से भी नीचे रहा हूँ। तो वहाँ पे मोपिंग और चेंज पार्ट और ये सब, पर फिर भी थैंक गॉड कि वहाँ पे मतलब मैंने ये चीज़ें सीखी सीखी कि अपने अंदर मुझे कुछ लाना है, कि अपने अंदर जो जुनून है वो कैसे लाना है, बिल्कुल अपना काम कैसे करना है, वो सब चीज़ें मैंने सीखी हैं। फिर मैं उसके बाद मैंने चेंज किया, क्योंकि थोड़ा सा कल्चर मैं चेंज करना चाहता था अपनी पढ़ाई के साथ साथ। तो फिर मैंने अपना बद्दी में दूसरा प्लांट है, तो वो मैंने ज्वाइन किया। तो वहाँ पे मेरे कुलीग ने बहुत हेल्प की मेरी पढ़ाई के दौरान। हम 2 ऑफिसर हुआ करते थे, एक जिसमें एक मेरा कुलीग था। तो वो जो जितना भी काम होता था वो हम 1 घंटे में सारा वो करके, और जो मेरा कुलीग था वो बहुत साथ देता था मेरा। उसने बहुत मतलब मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के काम किया है। मे बी उसका नाम भी मैं आगे ले दूंगा। तो उसका मतलब उसका भी मेरी सक्सेस के पीछे हाथ है। तो जब फिर मेरा जो हिमाचल कमीशन है वहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं हुए, तो मुझे किसी एक अपने ही एक कुलीग थे, तो उन्होंने मुझे यूपीएससी के बारे में बताया कि तुम इतने इंटरव्यू यहाँ दे रहे हो और तुम्हारा यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा कि उन्होंने मुझे यूपीएससी के लिए, कि यूपीएससी एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है और अगर आप चाहें तो उसमें एक बार ट्राई करके देखें। और मैंने भी मतलब उन पे बिलीव किया। पर पहले मुझे लगा कि यार एक चपरासी का बेटा होके मैं शायद यूपीएससी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा वो है।
और मेरी फाइनेंशियल इतनी स्थिति है ही नहीं। जो भी हम एक्स वाई जेड सुनते हैं, जैसा ही हमारी पोस्ट के लिए होता है कि ये हुआ वो हुआ, हमने इतना दिया वो दिया, तो मुझे भी ऐसा लगा। बिल्कुल। ठीक है, जो भी तो एक्स आप वाई जेड मेरे है। ऑडियंस में भी एक दो लोगों ने मेरे किसी एक आधे वीडियो पे कमेंट किया था कि सर ये बताइए, एग्जाम अपनी जगह, आप बताइए देना कितना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने सारे इंस्पेक्टर भाई यहाँ खड़े हुए हैं, ये सारे के सारे फेयर सिलेक्ट होकर आए हैं यूपीएससी से। यूपीएससी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिलेक्शन 100% फेयर होता है। तो अगर इस आप, तरह की एक्टिविटी होती तो मे भी हम यहाँ आज ना होते। हाँ, अगर इस तरीके की एक्टिविटी होती तो हम में से कोई भी बंदा यहाँ नहीं होता, क्योंकि मेरा बाप भी देने नहीं वाला था, पैसा भले ही कितना हो। नहीं देवेंद्र जी, शायद हम दो नहीं हो पाते, आप हो पाते। तो फिर मुझे जब इसके बारे में पता चला, तो पहले तो मैंने इसको थोड़ा सा नेगेटिव में लिया कि हम कहाँ इतना अप्रोच कर पाएंगे यूपीएससी के लिए। बट जब रिजल्ट आया, तो मुझे जो मेरे कुलीग थे, मुझे उनकी फटाक से याद आई कि यार उन्होंने मुझे अच्छा रास्ता और अच्छा सही दिशा दी थी। जो मैंने दिशा, जिस दिशा में गया, और आज मुझे यहाँ पे मेरा रिटर्न जो है क्वालिफाई हो गया। बट फिर मुझे इंटरव्यू की जो वो बात थी, तो वो सताने लगी। फिर उसके बाद जब यूपीएससी का अपना इंटरव्यू हुआ, तो हमारे जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे बसी साहब, उनके पैनल में मैं था। ओके। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था इंटरव्यू देने का। खास करके जब मैंने हिमाचल में बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे, तो उस टाइम मुझे इतना अपना इंटरव्यू देने का जो एक नज़रिया और एक जो वो रहता है, एक फ्लो रहता है, उसके बारे में मैं अवगत हो चुका था। तो सबसे पहले जो हमारा ड्रेसअप रहता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब इंटरव्यू होता है तो नए नवेले कपड़े लेके, नए बिल्कुल। शूज़ लेके, कटिंग करवा के, और वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। वो जो एक हादसा उसी टाइम हुआ था, मेरे जो मेरे से पहले जो इंटरव्यू देने गए थे राजस्थान से, उनके साथ वही चीज़ सेम घटित हुई थी। तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ये सबसे पहले हमारा जो ड्रेसअप और ये अपना जो रहता है लुकअप, इसका बहुत इम्पोर्टेंस रहती है। बिकॉज क्या है कि वो उनका डेली का काम है। जो पैनल है वो डेली का इंटरव्यू लेता है, और उनको बहुत ज़्यादा वो रहता है कि वो रियली में जो ये हमारे सामने बन के है, ये बनावटी है या सच में ये अंदर से ऐसा बिल्कुल है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन था कि मैंने जो भी एज यूजल मेरे जो कपड़े थे वही, और मैंने कोई कुछ नहीं किया था। और इवन मैंने शेप वेप भी जो थी, वो मैंने 3 और 4 डेज पहले कर ली थी। मतलब इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले कर ली थी मैंने, और जो भी कटिंग बटिंग थी वो मैंने पहले सारा से ही पहले करवा से के करा रखी के। थी। वो सारा मैं काम पहले से करके बैठा था। और दूसरा हमारा रहता है सबसे ज़्यादा जो मतलब एक टर्निंग पॉइंट रहता है, वो हॉबी में बहुत रहता है। जैसे हम बढ़ा चढ़ा के हॉबी लिखते हैं कि रीडिंग बिल्कुल। नॉवेल्स, रीडिंग न्यूज़पेपर्स, और ये ट्रैवलिंग विद दिस जो भी हम बहुत सारा वो चीज़ें डालते हैं, तो हमारा वो बहुत एक टर्निंग पॉइंट मैंने रहता है। लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, आपकी जो हॉबी का सेक्शन होता है जो आप वहाँ फिल करने वाले हैं, उस पर प्लीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बिकॉज जो आप वहाँ हॉबी लिखने वाले हैं, दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड। आप वहाँ जो बोलने वाले हैं कि ये आपकी हॉबी है, और अगर आप वो उस चीज़ में नहीं है एक्सपर्ट, या आप चीज़ वो करते ही नहीं है, तो वो आपकी अ, आपकी आपके पर्सनैलिटी की बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन दे देता है कि ये बंदा कितना अंदर से सच्चा है। तो आपको वो चीज़ बहुत स्पेसिफिक लिखनी है। अगर आपको उस चीज़ की सच में नॉलेज है, या आपको सच में उस चीज़ का इंटरेस्ट है, तभी आप वहाँ पर वो चीज़ लिखिएगा, वरना बिल्कुल मत लिखिएगा, क्योंकि वो इस चीज़ को एग्जामिन कर लेते हैं। जी, जी, जी। सेम चीज़ ये जब मैंने हिमाचल कमीशन में इंटरव्यू दिया था, तो मैंने वहाँ पे रीडिंग नॉवल अपना हॉबी डाला था। ओके। और एक एक टाइम में मैंने जो हॉबी था वो सर्फिंग इंटरनेट डाला था। बिल्कुल। तो जब मैंने ये नॉवल का अपना जो हॉबी रखा था, तो मुझे जो पैनल में आईएएस जो मेंबर बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे एक उसी के ऊपर एक सवाल किया, और वो सवाल था कि आप नॉवल पढ़ते हैं, आपका हॉबी है? मैंने बोला यस सर, ऑफ कोर्स मैं नॉवल पढ़ता हूँ। तो उस टाइम पे मुझे उन्होंने बोला कि कोई चेतन भक्त के ऐसे नॉवल बता दो जो 3 नॉवल है जो इंडिया में बैन हो। ओके। तो मैं वो आंसर नहीं दे पाया, सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे पाया। ओके। तो उस दिन से मुझे लगा कि जो मेरा हॉबी है वो भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इंटरव्यू में। तो जब सेकंड टाइम मैंने फिर फेस किया, तो मैंने सर्फिंग इंटरनेट लिखा था। वो सर्फिंग इंटरनेट में मुझे जो भी सर लोग थे, उन्होंने बस यही क्वेश्चन किया कि आप इंटरनेट सर्फिंग करते होंगे? मैंने बोला यस सर करता हूँ। तो और कुछ चलाते होंगे? यस सर।
उस टाइम फेसबुक नया नया था इसलिए। तो ऑर्कुट चलाते होंगे, जीमेल चलाते होंगे, मैं सब कुछ बोला यस सर सब चलाता हूँ। तो उन्होंने मुझे क्लाउड इंटरनेटिंग क्या होती है, तो फिर मैं वो फिर सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। तो फिर मैंने उस दिन से सोच लिया कि जो मुझे अपना दायरा है वो लिमिटेड सा रखना है। बिल्कुल। मुझे जो हॉबी का दायरा है वो आप बहुत देखिए लिमिटेड रखना हॉबी है। के दो इंसिडेंट हो गए इनके साथ। एक आपका, आप इंटरनेट सर्फिंग करते हैं और आप नॉवल आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है। दो जगहों पर इन्होंने मात खा ली। आप वहाँ क्या लिखने वाले हैं इस चीज़ की आपको डेप्थ में नॉलेज होने वाली है। मेरे से भी पूछा गया था कि मैंने क्या लिखा था। मैंने लिखा था मुझे फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक है। मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए, मैंने सारे आंसर कर दिए। बिकॉज वो चीज़ आपके खून के अंदर होनी चाहिए। इट शुड बी इन योर ब्लड। और फिर जब मैं यूपीएससी के लिए आया तो वहाँ पे मैंने जो अपनी हॉबी लिखी थी वो ये लिखा था कि मेरे नेटिव में जितने भी टेम्पल्स हैं उन पे विजिट करना मेरा हॉबी है। तो एक्चुअल वहाँ पे भी हॉबी पे बात आ गई। तो वहाँ पे मैं भी भरमौर से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे 84 टेम्पल्स हैं। तो उनकी हिस्ट्री पूछ ली, बट इस बार मैं पूरा करके गया, तैयार होके गया था। पूरा तैयार होके गया था और वही मेरे से पूछा ओके। जो अपने मेंबर साहब थे, अपने कमिश्नर बसी साहब। बत्ती साहब। हाँ, तो बसी साहब ने मेरे को एक ही बात बोली कि एक ही कैंपस में 84 टेम्पल्स क्यों हैं, 85 क्यों नहीं है। ओके। तो उसकी हिस्ट्री मुझे पता थी, बिकॉज आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ, सर्विसेज। that's good. तो मैंने बहुत मतलब हिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था और मैंने सब पढ़ रखा था। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने जो अपने दायरे में अपनी हॉबी को रखा था। और बाकी आपका डिपेंड करता है, देखो आपको आता है नहीं आता है वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आपका वे ऑफ टॉकिंग है, आपका आई कांटेक्ट है, ये सब चीज़ें मैटर करती है इंटरव्यू में। बेशक आपके पास आपको 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 10 क्वेश्चन में आप 9 बता नहीं पा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आपको वेटेज बराबर ही मिलती है, बट हाँ। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपका और चेक किया जाता मैंने है। लास्ट इंटरव्यू में लोगों से एक बात बोली थी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है, 100% आता है, आपको आंसर तभी देना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है, तो आपको वो आंसर वहाँ नहीं देना है। अगर आपको डाउट है, अगर आपको कहीं भी, एग्जैक्टली। अगर वहाँ आपको डाउट है, आंसर में डाउट है, तो आप उसको मना कर दीजिए कि सर मुझे एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है इसके बारे में, प्लीज पास ऑन द क्वेश्चन। अगर वो पूछते हैं आपसे इसके बाद कि आपको क्या पता है, तब आप बता सकते हैं, लेकिन आपको गलत आंसर नहीं देना। गलत आंसर आप देंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, लेकिन अगर आप आंसर नहीं देंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। जी, देवेंद्र जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये चीज़ जो इन हादसों से ही मैंने सीखा है। वो इन एक्चुअली हादसों से ही इसी मैं चीज सीख से के वो आया हूँ। सीखे। मैंने अपने लाइफ में 3 इंटरव्यू फेस किए हैं, तीनों मैंने क्वालिफाई किए हैं। और ये चीज शायद मेरा जो सर्कल रहा है वो मुझे शुरू से गाइड करता रहा कि भाई इंटरव्यू के टाइम पे तुम्हें क्या करना है। और मैं एक मजे की बात बता दूं, ये कपड़े वाली बात है कि हाँ कैसे पहनने चाहिए, वो बिल्कुल सही बात कहते हैं। जैसे आप रूटीनली रहते हैं वैसे ही रहना चाहिए। और मेरी किस्मत की बात है, मैंने एक्चुअली तीनों इंटरव्यू जो दिए हैं, तो जो मैं शर्ट वेयर किया है वो तीनों इंटरव्यू में सेम शर्ट वेयर किया है। वो दैट शर्ट इज माई लकी, मुझे नहीं पता क्यों है। और ये जो मैं कपड़ों वाली बात जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो मेरे से प्रीवियस जो कैंडिडेट थे, तो हम दोनों ने जब दिल्ली आए थे, तो दिल्ली हमारे लिए अननोन थी। बिकॉज़ मैं हिमाचल से कहाँ निकलता, मतलब दिल्ली में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो ऐसे करते-करते बस स्टैंड में मेरी मतलब किसी से मुलाकात हुई। तो ऐसे पूछते-पूछते यूपीएससी कहाँ है, कहाँ कौन-सी जगह जाना है, कौन-सा ऑटो लेना है, कौन-सा क्या करना है, तो ऐसे करते-करते एक कैंडिडेट जो थे राजस्थान के मुझे मिल गए। ओके। और मैंने जब उनसे पूछा तो वो सेम इंटरव्यू देने के लिए आए थे। ओके। तो हम दोनों जब मतलब मिले तो हम एक ही अपने जो एक ही कमरा लिया हमने, जहाँ पे भी लिया सराय में, क्योंकि इतनी हैसियत नहीं थी कि हम बहुत बड़े होटल में रह पाते ये वो। तो हम एक छोटी सी सराय में गए, जहाँ पे हमने 1000-2000 जो भी पे किया वो हमने 50-50 पे किया। तो फिर उनसे मतलब दिन और रात में मेरे साथ अट्रैक्शन हुई। तो उनका इंटरव्यू जो था वो मुझसे एक नंबर पहले था। तो जैसे ही वो आए, तो आपको पता है आप भी इंटरव्यू फेस कर चुके, तो मिलने तो किसी को देते नहीं है वो। तो बाहर ही मिलना होता है, क्योंकि आप इन होंगे, कोई दूसरा आउट हो रहा बिल्कुल है, तो बिल्कुल, तब आपकी एग्जिट एंट्री और होती है, एंट्री अलग अलग-अलग अलग है। होती है। जी। तो जब मुझे उन्होंने बाहर आके बताया, तो उन्होंने बोला कि मुझे जाते ही जो सर थे उनके पैनल के, उन्होंने बहुत गुस्से से बात करी उनके साथ। बिकॉज़ क्या था कि वो ना क्लीन शेव होके आए हुए थे। बिल्कुल क्लीन शेव थे, और जो वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स लगा था यूपीएससी एप्लीकेशन में, वो उसमें उस सब बियर्ड बहुत, था। हाँ, उसमें बियर्ड्स थे। बिल्कुल। और पूरी ब्रेड्स जो थी ना, वो सामने दिख रही थी। तो उसको यही बोला कि ये आप हो? ये आप हो? बस उन्होंने बोला यस सर।
तो उसको तो बहुत बुरी तरह से लताड़ के बाहर कर दिया, उससे इवन कोई कुछ नहीं पूछा। रूटीन लाइफ में आप कैसे लगते हैं और आप इंटरव्यू के लिए आप कैसे जा रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप ये सोचिए कि किसी बंदे ने एक पासपोर्ट साइज फोटो किसी एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है, तो वो अपने कॉन्शियस माइंड में रह के लगाया होगा कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ। जब वो फोटो खिंचवा रहा है तब उसको लग रहा है मैं अच्छा दिख रहा हूँ। अब उसके लाइफ में एक ड्रास्टिक पॉइंट आया, एकदम टर्निंग पॉइंट आया कि वो यूपीएससी का एक इंटरव्यू देने जा रहा है। अब वो अगर उसके लिए एकदम ऐसा ही तैयार होके जाएगा कि भाई अब तो मुझे एकदम लगना है एकदम अक्षय कुमार टाइप, एकदम क्लीन शेव एकदम, तो दैट विल नॉट वर्क इट आउट। आपको बिल्कुल वैसा दिखना है जैसा आप असल अपनी ज़िंदगी में दिखते हैं। मैं जितनी बड़ी दाढ़ी लेके बैठा हुआ हूँ, मैंने अपना एक इंटरव्यू इसी दाढ़ी में रख दिया है। मतलब इतनी बड़ी दाढ़ी में नहीं, नॉर्मल दाढ़ी में, वो मेरे फोटोज़ में सब में दाढ़ी रहती है। मैं कभी चेंज नहीं करता इस चीज़ के लिए, बशर्ते मुझे वो चीज़ हासिल हो ना हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा, मतलब मेरी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होने वाली। वही मैं, ये बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें अपने आप को चेंज नहीं करना है। बिल्कुल। हमें जो जेन्युइन हमारी है ना, जो बेशक हमें कुछ गलत चीजें हैं, बट वो हमें उनको जो ढालना है वो उसी उसमें ढालना है, बिल्कुल। कि हम अपनी जो डेली की लाइफ है वो ऐसे ही एज कैजुअल में है। बिल्कुल। तो मुझे तो यही लगा कि जितना हम सोचते हैं, अगर उसके ऊपर हम थोड़ा वो करें तो ये कोई वो नहीं है, यूपीएससी आपके आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप बस ये डेली उसकी बातें हैं वो करो, और बाकी स्टडी के रिलेटेड तो आपका जो वी फार्मा का सिलेबस है वो टेक्स्ट बुक्स पे आइए। ठीक है, और हाँ कुछ एक रेफरेंस बुक्स हैं जो जी पैट वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, और सेम एज यूजुअल जो जी पैट का सिलेबस है वही इसमें यूपीएससी में आता है। बुक्स सारी वही कॉमन है जो मैंने आपको पहले बता रखी हैं, वही बुक्स सारे लोग पढ़ते हैं जो मैंने आपको शेयर किए हुए हैं। हर बंदा फार्माकोलॉजी केडी त्रिपाठी से पढ़ता है, रॉसन विल्सन से ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ता है। यही बेसिक सारी किताबें हैं एक्चुअल में जो बंदा प्रैक्टिस में पढ़ता है। फार्माकोग्नोसी कोकाटे से पढ़ते हैं लोग, मतलब कुछ वही बेसिक्स किताबें हैं, वही आपको पढ़नी है। सिलेबस के पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, और सबसे ज़रूरी चीज़, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। वो आपके स्टडी का सबसे मेन सब्जेक्ट होने वाला है। इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस बारे में। हम सारे लोग इग्नोर करते हैं। मैं सबको इसी चीज़ के लिए तैयार करता हूँ कि बिल्कुल आपको बिल्कुल फार्मास्यूटिकल बिल्कुल बिल्कुल जूरिस्प्रूडेंस पे फोकस करना है। बिल्कुल उसी पे फोकस करना है, और मैक्सिमम जितना आप अपना 100% एफर्ट दे पाते हो तो उन्हीं उस पे सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही करना है, और अपना एक मोटिव लेके चलना है। जो भी आप मोटिव लेते हैं कि मुझे ये करना है, क्यों करना है, बिल्कुल। किसके लिए करना है, और क्या जो स्टडी का टाइम रहता है तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए। बिल्कुल। आपको जैसे लगता है कि जहाँ आपको टाइम लगे। जहां आपको टाइम लगे, और जितना आपसे टॉपिक कंप्लीट होता है उतना पढ़िए आप। बिल्कुल। और बाकी इसके लिए कोई वो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ाहट में रहने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आपको सेटिस्फाई करने के लिए जो भी आपको लैंग्वेज प्रेफर करनी है उसमें प्रेफर कर सकते हैं आप। और मेरे हिसाब से यही मेरा एक मतलब लाइफ का वो था, वो आज मैंने आपके साथ शेयर किया। शायद ये हमारी रियल लाइफ में नहीं था, तो बिल्कुल। आज आपके चैनल के माध्यम से मैंने आपको भी बता दिया। और थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे वो दिया, और आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ तो मुझे निकला भी है, जैसे कि आपने बताया भी पहले। बिल्कुल। तो आई एम सॉरी। नो इशू, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इनका, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगूंगा। और बट मुझे एक्चुअली इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी थी। मैं रात के टाइम सड़क में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैंने अपनी गाड़ी का लाइट जला रखा है, लाइट बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, अंधेरा हो चुका है। बड़ी मुश्किल से मैंने इनसे टाइम मांगा कि भाई प्लीज़ टाइम दे दो थोड़ा सा, कैसे भी करके। उस लड़के को अहमदाबाद के लिए फ़्लाइट पकड़नी है। बट एनी हाउ मैंने पूरी कोशिश करी है कि जिस तरह से भी हो सके मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ और एक अच्छी रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करूँ। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लाइफ में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और ये मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो इस एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ग्रैप्स कर पाएँ और इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और आप एक लेसन सीख पाएँ कि ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। हर चीज़ को पाने के लिए बेइंतहा मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी दिल से मेहनत करनी पड़ती है। आप दिल से मेहनत करेंगे आप तो ज़िंदगी में कोई भी मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। तो मेरे साथ ये वीडियो राकेश जी का और मेरे भाई पुष्पराज का, जो कि अभी शायद फ़ोन पे बिज़ी है। पुष्पराज, मैं इनका दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ कि कैसी भी तरह से इन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला आज, और ये वीडियो मैं एनी हाउ बना पाया। अंधेरा हो चुका है, गाड़ी की लाइट से बन पा रही है वीडियो, जैसा भी है। तो मैं दोबारा इनको बहुत दिल से थैंक यू कहूँगा कि ये थैंक आए यू आपका भी। और इस चैनल के माध्यम से अपने लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया और मुझे भी अवगत कराया अपने लाइफ के बारे में, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा ये किसी पर्सनली। को नहीं बताया था हमने अभी ये तक, किसी प्लेटफॉर्म में नहीं ये बताया। ये जो इन्फॉर्मेशन इवन यहाँ हमारे लीक हो रही जो है ना इस चैनल पर, इवन हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जैसे ये इनको भी नहीं पता है कि ये जो क्या है। इन्फॉर्मेशन यहाँ लीक हो रही है ना इस चैनल पर, ये किसी को नहीं पता है। ये बिल्कुल टॉप सीक्रेट है। ये टॉप सीक्रेट है, और जब ये पता लगने वाली है ना लोगों को तो आग लगने वाली है इस चीज़ से।
एटलीस्ट वहां तो लगने वाली है जो लोग हमें पर्सनली जानते हैं। तो मैं बहुत दिल से थैंक यू कहूंगा पुष्पराज जी, थैंक यू, आप यहाँ पर आए, राकेश जी आप यहाँ पर आए, मेरी ऑडियंस को भी एक बार थैंक यू बोल दीजिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे। थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर यू। हमेशा हिम्मत अपनी बढ़ाई रखो और हिम्मत से काम लो। कुछ नहीं है, कोई चीज़ जो है वो टफ नहीं है। सब सक्सेस जो है वो एक मतलब लाइन में है। तो आपको अपना 100% देना है, बाकी आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए मेरा जो फाइनल वो रहेगा, जो कंक्लूजन रहेगा, तो वो एक ही रहेगा कि अगर आपको अपनी मंजिल तक जाना है, अपनी मंजिल तक जाना है तो जो रास्ते में आपको बहुत सारे डॉग मिलेंगे जो आपके ऊपर भौंकते हैं, तो आपने उनके ऊपर पत्थर मारने में जो टाइम वेस्ट करना है, उसकी बजाय अगर आप आगे जाएंगे तो आप सक्सेस होंगे। बिकॉज हम हर जगह जाते हैं तो वो मतलब डॉग के उसमें हमें कई चीज़ें मिलती है, जैसे कि आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब। तो अगर हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं पत्थर उठाने में, तो हम जो अपना गोल जो अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुत्तों को भौंकने दो और तुम आगे बढ़ते रहो और तुम अपनी सक्सेस पे जरूर पहुंचोगे। यही मेरा फाइनलाइज है। तो एक लास्ट Thank you. मैसेज पुष्पराज जी की तरफ से भी। थैंक यू एवरीवन। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अपनी जो हार्ड वर्क है, अपनी मेहनत है, उस पर आप टिके रहिए, अडिग रहिए। आपको डेफिनेटली लाइफ में सक्सेस मिलेगी। आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि इसमें पाथ में जो है कई बार ऐसी डेविएशन आती रहती हैं। कभी सोचते हैं कि अब पता नहीं, मैं इस तरह की स्टडी कर रहा हूँ, इस रास्ते से जा रहा हूँ, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा। थोड़ा सा सोशल प्रेशर भी रहता है, फैमिली प्रेशर भी रहता है। तो ऐसा नहीं है, आपको जो है लगन से पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, और उसके बाद आपको डेफिनेटली एक दिन फ्रूटफुल सक्सेस मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। तो गाइज आज के वीडियो में बस यही था। ये इंटरव्यू मैं जैसे तैसे कर पाया और ये वीडियो बन पाई, कोशिश करूंगा जल्दी से मैं पोस्ट कर सकूं। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू शेयर द वीडियो एंड कमेंट योर डाउट्स इन द वीडियो। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे मैं उनको पूरा आंसर करने की कोशिश करूंगा, और इनके सोशल लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसके मेरे पास अवेलेबल हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन इन अ नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे। जय हिंद।